2025 फिजिक्स जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। ग्रुप ए को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अभी आज हम लोग ग्रुप बी को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। जिन्होंने ग्रुप ए और एमसीक्यू वीडियो नहीं देखे हैं वे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है, वो आप लोग देख लेंगे। वहाँ हम लोग इस चैनल पर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल को सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया है ग्रुप बी में, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन रेसिस्टर इज कलर्ड विद 4 डिफरेंट रिंग्स हैविंग कलर ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेंज ऑफ इट्स प्रोबेबल रेसिस्टेंस। हम लोग प्रैक्टिकल में भी करते हैं, कलर कोड को देखकर हम लोग रेसिस्टेंस की जांच करते हैं कि कितना ओम का रेसिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर कलर क्या क्या है, कलर बैंड क्या क्या है, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन और सिल्वर, और हमें रेसिस्टेंस बताना है कार्बन रेसिस्टर का। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते थे कलर कोड को हम लोग याद रखने के लिए एक ट्रिक है क्या ना, हम लोग जानते हैं बीबी रॉय of Greater Bharat is a very good wicket keeper। यहाँ जो सेंटेंस है, ये जो बी है, पहला बी वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक, सेकेंड बी जो रिप्रेजेंट करता है ब्राउन, आर जो रॉय का आर है वो रिप्रेजेंट करता है रेड, ओ जो रिप्रेजेंट करता है रॉय का ओ रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज, वाई रिप्रेजेंट्स येलो, जी रिप्रेजेंट्स ग्रीन ग्रेटर भारत, बी रिप्रेजेंट्स ब्लू very good, V represents violet, G represents grey and W represents white। तो यहाँ पे जो कलर है ब्लैक को वैल्यू होगा 0, ब्राउन वैल्यू 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। तो ये हमको याद रखना होगा, कलर कोड हम लोग प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। तो हमको इस ट्रिक में बीबी रॉय इज अ ग्रेट बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत इज अ वेरी गुड विकेट कीपर। तो यहाँ से जो 4 कलर दिए हुए क्वेश्चन में कलर जो दिया हुआ है ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, सिल्वर। तो पहला जो 2 कलर है ब्राउन और ऑरेंज वो हम लोग देखेंगे पहले 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। ब्राउन मीन्स 1, तो 1 जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पहला जो डिजिट है ब्राउन, ब्राउन मतलब 1 तो 1। दूसरा कलर है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है 3, तो 3 इंटू 10 का पावर। तो तीसरा कलर है जैसे यहाँ ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब 5, वो 10 का पावर एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और प्लस माइनस जो चौथा कलर है सिल्वर, ये टॉलरेंस को, और 2 कलर है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड टॉलरेंस 5% और सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10%। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आया वो कितना आया, फोर्थ कलर सिल्वर तो टॉलरेंस लेवल है 10%, रेजिस्टेंस वैरी करेगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा और इसका वैल्यू होगा 1.3, 1 2 3 4 5 1.3 इंटू 10 का पावर 6 ओम प्लस माइनस 10% और 1.3 मेगा ओम प्लस माइनस 10%। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1.3 मेगा ओम प्लस माइनस 10%। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके बताइएगा। अगर यही कलर कोड कार्बन रजिस्टर ऑफ कलर विथ 4 डिफरेंट रिंग्स हैविंग कलर, अगर मैं देता हूँ मान लीजिए ब्राउन, पहला होता है ब्राउन, दूसरा होता है ब्लैक, तीसरा होता है ऑरेंज और चौथा होता है गोल्डन, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा कार्बन रजिस्टर का, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसी के जो और में क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर पूछ रहे हैं जी what is the value of shunt connected parallel to the galvanometer having resistance G such that the current flowing through the shunt will be 1 by n times the total current। तो यहाँ पर एक का और में जो सवाल देकर रखा है वो क्या बोल रहे हैं, what is the value of the shunt connected parallel to the galvanometer। तो हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं, उसका रेसिस्टेंस G है और एक शंट को जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। एक शंट रेसिस्टेंस को जो है हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से मान लो आई करंट आ रहा है, टोटल करंट आई है, ये पास हो रहा है 2 ब्रांचेस में। यहाँ से आई जी गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई जी करंट जा रहा है और शंट के थ्रू आई एस करंट जा रहा है। अब ये जो करंट है वापस यहाँ मिलके
आई करंट यहाँ से निकल रहा है, इस पॉइंट का नाम ए देते, इस पॉइंट का नाम बी देते। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, विच इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से करंट जा रहा है आई एस इंटू एस, शंट रेजिस्टेंस। और तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टोटल करंट क्या है, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। ये अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं शंट के वैल्यू को, जे शंट करंट कितना हो रहा है। तो हम लोग आई जी को तोड़ सकते हैं, आई माइनस आई एस, आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, और आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। और यहाँ से हम लोग आई एस को एक साइड में कर लेते हैं, आई इंटू जी इज इक्वल टू आई एस उधर जाएगा, आई एस कॉमन लेने से जी प्लस एस, और वहाँ से हम लोग आई एस बोल सकते हैं, आई एस इज इक्वल टू आई इंटू जी बाई जी प्लस एस। अब यहाँ सवाल में देख रखा है, क्या देख रखा है, ये सवाल में जो बोल रहा है, सर द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट विल बी 1/n टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। सो आई एस क्या होगा, आई एस बोल रहा है 1/n टाइम्स ऑफ टोटल करंट आई, तो यहाँ से हम आई एस की जगह क्या पुट करेंगे, 1/n इंटू आई इज नथिंग बट आई इंटू जी बाई जी प्लस एस। तो आई कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी प्लस एस इज इक्वल टू एन इंटू जी। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्ट, शंट कनेक्टेड पैरेलल, तो एस निकालना है, तो जी को उधर लेके चलते हैं, एन जी माइनस जी, और जी कॉमन लेते तो एन माइनस वन, तो शंट का वैल्यू कितना है, जी इंटू एन माइनस वन, यही पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट कनेक्टेड, शंट जो है जी एन माइनस वन है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, यदि मान लीजिए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 19.8 ओम हो और शंट रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, और टोटल करंट आई बराबर 2 एम्पियर है, तो आप लोग कैलकुलेट करके बताइए जे शंट करंट कितना होगा, ये आप कमेंट बताइएगा। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन जो आया है उसमें बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो हमने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू म्यू इंटू एच और म्यू इज इक्वल टू बी बाई बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच और म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। तो म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाइड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाइड, तो ये दोनों का रेशियो होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और बोला ससेप्टिबिलिटी कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, विच इज नथिंग बट आई बाई एच। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, और एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाइड। अब हम देखते हैं जे म्यू और एच, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंड्यूस्ड इन द मटेरियल आई बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाइड, इन दोनों का रेशियो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और म्यू और एच में क्या रिलेशन है, ये हम जानते हैं, जे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस कप्पा, इन ऐसा ही सिस्टम में हमने पढ़ रखा है। तो अगर हम लोग देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन यूनिटी होने से, ये अगर म्यू ग्रेटर देन यूनिटी होगा तो ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो बोला है नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जे म्यू का वैल्यू वेरी लार्ज होता है कंपेयर टू 100 to 1000 के रेंज में होता है। तो म्यू अगर इतना ज़्यादा है तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, वेरी हाई होता है। तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों यूनिटी के आसपास होता है, ग्रेटर देन यूनिटी होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी रेंज 100 से 1000 के बीच में आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर कैरिंग करंट 25 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन।
कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इफ देयर डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो बोल रहा है 4 नंबर सवाल में, 4 का और में जो सवाल दिया है उसमें बोला 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, 2 स्ट्रेट वायर है, एक में 25 एम्पियर करंट जा रहा है और एक में 5 एम्पियर करंट जा रहा है। दोनों एक दूसरे से दूर कितने हैं, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर है। इनके बीच लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो हम लोग देखते हैं जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेम डायरेक्शन जो करंट जाता है तो फोर्स इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो मान लीजिए ये 25 एम्पियर जो करंट है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मान लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में B1 इज इक्वल टू μ0/4 इंटू ट्वाइस I1/R। ये वाला करंट I1 बोल देते हैं 25 एम्पियर को, और R है दूरी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस दूसरे जो वायर है इस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से इस पर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं Q2। इस Q2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर टेंजेंट होगा, और ये जो दोनों वायर है जिस प्लेन पर है उससे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा इनवर्ड। इसका B1 का डायरेक्शन है। तो B1 जो है, जो प्लेन जिसमें 2 वायर रखा हुआ उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो उसको फोर्स कितना, तो Q2 पॉइंट पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा दूसरे वायर पर, तो F2 इज इक्वल टू कितना, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर करंट है I1 L क्रॉस B1, या I1 मैग्नीट्यूड अगर हम लें F2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो L इंटू B साइन थीटा। B जो थीटा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें जो वायर है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, साइन 91 हो जाता है। तो कितना I1 इंटू L इंटू B, पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, L हो गया 1, तो बचा क्या I1 इंटू B। नहीं सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट के लिए I1 के लिए, और ये है I2। तो जो Q2 पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा F2 वो होगा I2 इंटू L, इसका जो करंट एलिमेंट है I2 इंटू L क्रॉस इसके लिए B1। तो यहाँ I2 होगा I2 क्रॉस B1, I2 इंटू B1 क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए I2 इंटू B1। सो I2 इंटू B1 कितना है μ0/4 इंटू ट्वाइस I1/R। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है F2 फोर्स जो एक्सपीरियंस कितना करेगा Q पॉइंट पर सेकेंड वायर पर, वो कितना होगा μ0/4 इंटू ट्वाइस I1 इंटू I2/R। और सिमिलरली अगर हम इस पर भी फोर्स निकाले तो F1 वो भी कितना आएगा, वो भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा μ1/4 इंटू ट्वाइस I1 इंटू I2/R। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल लेते हैं, अट्रैक्टिव होगा इस वायर के ओर होगा जी यहाँ पर F2 का। तो सिमिलरली इस F1 कहाँ होगा, F1 भी इसी वायर के ओर होगा इधर। तो ये जो फॉर्मूला आया है इससे हम लोग फोर्स निकालते हैं F। तो यहाँ पर μ0/4 μ0 का वैल्यू कितना, μ0/4 इंटू ट्वाइस I1 इंटू I2/R। I1 म्यूचुअल कितना है 4 इंटू 10⁻⁷/4 इंटू 2 इंटू I1 कितना देख रखा है 25 एम्पियर, और I2 कितना देख रखा है 5 एम्पियर, बाई R कितना है सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 4 इंटू 10⁻2 मीटर। तो 4 कट गया 10⁻7, और ये ऊपर जाएगा तो 10 प्लस हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 2 से 2 4 25 125/2, तो कितना है 125/2 मतलब 62.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो न्यूटन पर मीटर, या फिर इसको हम लोग और कैलकुलेट कर सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, यह है फोर्स 6.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। अच्छा, इसी सवाल को आप लोग थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, सवाल को आप लोग बनाकर दिखाइए, कमेंट में आंसर लिखिएगा। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 25 एम्पियर 5 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन, सेम हार्ट अपोजिट लिख देता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इफ द डिस्टेंस इज बिटवीन सेंटीमीटर की जगह मैं लिख देता हूँ मीटर। अब आप लोग जो है इसको हल करके बताइए, इसका आंसर क्या हो कमेंट में। 5 नंबर में हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम लोग देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग किसे कहेंगे, जो 5 नंबर प्रश्न है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक साइंटिस्ट मैक्सवेल, उन्होंने क्या किया कि 2 प्लेट्स कैपेसिटर जैसा प्लेट है उनके बीच में यहाँ तो कंडक्टर था, करंट जा रहा था, और उन्होंने 2 प्लेट के बीच में क्या किया कि मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करके देखा।
पहले तो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल जब रहेगा तो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक नीडल में, जो करंट फ्लो कर रहा है वायर में, कंडक्टिंग करंट। तो यहाँ पर तो कोई कंडक्टर नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, इंसुलेटर है। तो फिर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ है, तो जरूर कोई चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, तो उसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकता है। तब उन्होंने बोला कि जरूर यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। तो उन्होंने बोला कि हम कैपेसिटर में हमने पढ़ रखा है कि चार्ज पर एरिया ऑफ द इंसुलेटर प्लेट क्या होता है, चार्ज पर एरिया ऑफ द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ये कितना होता है, ये होता है, इसको हम रिप्रेजेंट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, एरिया ऑफ द प्लेट टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट क्यू। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, मतलब दो प्लेट्स के बीच में, ई कितना होगा, मैग्नीट्यूड हम ले सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम बोल सकते हैं सिग्मा के बारे में पुट कर दे क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ रखा है कैपेसिटर वाले चैप्टर में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, जो फ्लक्स कैसा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम ई हम जान गए क्यू ए बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ए काट दे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ, तभी जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो change in electric flux which is nothing but d phi by dt is equal to phi को change 1 by epsilon तो constant है, 1 by epsilon into dq by dt, और dq by dt क्या होता है, करंट होता है, और एप्सिलॉन पे लेके आए एप्सिलॉन नॉट d phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e by dt इज dq by dt मींस I डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को उन्होंने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 6 नंबर, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो इसमें हमने पढ़ रखा है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल आफ्टर द टाइम टी एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट एंड टाइम इज इक्वल जीरो, इनिशियली प्रेजेंट इन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, और एन जीरो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल initially present, total number of atoms initially present in the sample of radioactive element, and n total number of atoms present after time t। हम लोग जिसको ग्राफ बनाए, x अक्ष पर टाइम को और y अक्ष पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो इनिशियली जब टाइम जीरो था तो सैंपल कितना था, n जीरो, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट, n जीरो एटम्स प्रेजेंट था। जैसे जैसे टाइम लैप्स हुआ सैंपल क्या हुआ, घटने लगा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर। तो हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर पूछा है रिलेशन निकालने कि डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड में रिलेशन क्या है। हम देख रहे हैं क्या, ये डीके कांस्टेंट निकालने के लिए जो कितने टाइम बाद अगर हम लोग लैम्डा को 1/t कर दें तो n क्या हो जाएगा, n जीरो ई टू द पावर माइनस 1/t इंटू टी कट जाएगा, मैंने n जीरो बाई ई। तो जब n नंबर ऑफ एटम्स जो n जीरो का 1/eth रह जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर उस समय जो टाइम होगा उस टाइम का 1/t करने से जो वैल्यू आएगा वो होगा लैम्डा। इसको हम लोग डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का इज रेसिप्रोकल टू द टाइम, इज रेसिप्रोकल टू द टाइम एट द एंड ऑफ विच द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड टू द सैंपल
1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। उस टाइम को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा डीके कांस्टेंट लैम्डा। और हाफ लाइफ, और इसमें जो बोला है जो हाफ लाइफ क्या होता है, एन जो ये जो रिलेशन है यहाँ से अगर एन इनिशियली जो n0 था उसका आधा हो जाए तो जितना टाइम लगता है, तो मान लेते हैं n हो गया n0/2 इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इस रिलेशन से तो n0 n0 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी और 2 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा टी। और हम दोनों तरफ लॉग ले लें, यहाँ पर हम लोग अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो वैल्यू क्या आएगा log 2 to the base e इज इक्वल टू log e टू द पावर लैम्डा टी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ log e का बेस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 to the base e इज इक्वल टू लैम्डा टी सामने जाएगा log e to the base e मीन्स 1, तो लैम्डा टी इज इक्वल इतना आ गया। यहाँ पर t क्या होगा, जब हम लोग ये टाइम लिख रहा है ये कौन सा टाइम होगा, हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पर जब वैल्यू n इज इक्वल तो टाइम होगा हाफ लाइफ पीरियड का। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जे t हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू log 2 to the base e बाई लैम्डा, मैंने इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ पीरियड। और या फिर इसको हम लोग 10 में बोल सकते हैं log 2 to the base 10, हम लोग बोल सकते हैं 2.303 log 2 to the base 10 बाई लैम्डा टी हाफ टाइम पीरियड। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं log 2 to the base 10 होता है 0.301, तो कैलकुलेट करने से राउंड फिगर में आता है 0. जो हम जानते हैं 6931 बाई लैम्डा इक्वल टू टी हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 बाई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एडी के कांस्टेंट लैम्डा। 6 नंबर क्वेश्चन में और देख रखा है क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस। सो एनर्जी कितना देख रखा है, एनर्जी जो है ई देख रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग जानते हैं जे हम लोग पढ़ रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स थ्योरी में, जो एनर्जी का वैल्यू कितना होता है -13.6 n², तो n -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर n क्या है, ऑर्बिट की संख्या है, फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि सेकंड ऑर्बिट में वो यहाँ से निकल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n² इक्वल टू 13.6 बाई 3.4, 6 16 6 12 13 4, इसलिए n इज इक्वल टू 2, तो n सेकंड ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। तो हमें निकाला एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH कट और NH/2 पाई, ये हमने पढ़ रखा है बोर्स हाइपोथेसिस में। ये सेकंड कक्ष में है तो n क्या है, कक्ष की संख्या है, n इक्वल टू जो कि यहाँ का आया है 2, एनर्जी लेवल से निकाल दिया है, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 2 पाई। तो यहाँ पर आंसर क्या है h/पाई, ये उत्तर सही है। या फिर इसको हम और भी तोड़ सकते हैं h के वैल्यू बैठाकर, तो h का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड बाई पाई 3.14, लगभग ये आएगा 2.11 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अच्छा, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जो कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह a TV tower of 120 meter height, how much more height of the tower is to be increased to it if its coverage range is doubled। अगर उसका कवरेज रेंज डबल हो जाए, टीवी टावर का हाइट कितना 120 मीटर दिया हुआ है, हाउ मच मोर हाइट इज ऑफ द टावर इज टू बी इंक्रीज्ड, कितना टावर का हाइट इंक्रीज किया जाए तो कवरेज रेंज डबल हो जाएगा पहले का, ठीक है। तो हम जानते हैं जो कवरेज रेंज हमने पढ़ रखा है, जो कवरेज रेंज कितना होता है √2HR, या H क्या है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर, और R क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको कवरेज रेंज बढ़ाना है तो हम तो रेडियस ऑफ द अर्थ चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं हाइट, जो टावर की जो हाइट है वो बढ़ाना होगा। तो कवरेज रेंज मान लीजिए स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r कवरेज रेंज ये प्रोपोर्शनल है अंडर रूट हाइट ऑफ द टावर का, बाकी चीज तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, तो इससे तो मतलब नहीं है, मतलब h से। अब बोल रखा है टीवी टावर की हाइट 120 मीटर है, हाउ मच मोर हाइट ऑफ द टावर टू बी इंक्रीज, तो कवरेज रेंज डबल करना है, तो कवरेज रेंज हमें चाहिए 2r, तो h कितना इंक्रीज करना होगा, h में करना होगा 4h, क्योंकि मान लीजिए इसको हम न्यू रेंज हम कैसे ला पाएंगे, पहले का 4 गुना,
करने के लिए क्या होगा, एच को हमको 4 गुना करना होगा, तो इस एच को हम 4 गुना करेंगे तभी से यहाँ से 2 बाहर आएगा, 2h है ना, तो रेंज 2 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हाइट को 4 गुना करना होगा। तो पहले हाइट कितना दिया हुआ था, 120 मीटर। जो न्यू हाइट है वो कितना होगा, 120 इंटू 4, 480 मीटर हाइट करना होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा हाउ मच मोर हाइट ऑफ द टावर इज टू बी इंक्रीज्ड, तो टावर की जो हाइट कितना इंक्रीज करना होगा, सो आंसर होगा जो इंक्रीज्ड हाइट कितना होगा, 480 माइनस पहले से कितना था, पहले से देख रहा था 120 मीटर, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 360 मीटर। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल देते हैं, इसको आप लोग करेंगे। अगर मान लीजिए कवरेज रेंज 100 किलोमीटर हो, कोई टीवी टावर का कवरेज रेंज अगर 100 किलोमीटर हो, तो टीवी टावर का हाइट कितना रखना होगा, टीवी टावर का हाइट कितना रखना होगा, ये आप लोग बताइएगा। अर्थ का रेडियस आप लोग 6400 किलोमीटर पकड़ सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग बताइएगा कि टीवी टावर का हाइट कितना रखना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। अच्छा, जो इसमें आखिरी जो प्रश्न है ग्रुप बी में, फाइंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंटीना फॉर द कैरियर सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ हर्ट्ज। जो क्या देख रखा है, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी देख रखा है 3 × 10⁸ हर्ट्ज, और डाइपोल एंटीना का लेंथ पूछ रहा है। तो हमें पहले पता करना होगा, वेवलेंथ का निकालना होगा कैरियर सिग्नल का। जो कैरियर सिग्नल का वेवलेंथ का आधा करेंगे तो वही होगा डाइपोल एंटीना, हमने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा जो वेव है, तो वेव का वेलोसिटी जानते हैं, v = n लैम्डा। तो ये कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो c = न्यू इंटू लैम्डा, और वहाँ से हम लोग लैम्डा = c/न्यू। c कितना है हम लोग जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ये कितना देकर रखा है, फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड। तो सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड कट जाएगा, 1/सेकंड साइकिल पर सेकंड, तो कितना आएगा, 1 मीटर। जो वेवलेंथ है 1 मीटर, तो वेवलेंथ का जब हम आधा करेंगे तो वही होगा डाइपोल एंटीना का लेंथ। तो लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना = 1 मीटर बाई 2, विच इज़ नथिंग बट 0.5 मीटर। 0.5 मीटर के बराबर होगा डाइपोल एंटीना का लेंथ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप सी को हल करेंगे। तो जितने प्रश्न पूछे गए उनका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह से अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।